दोस्तों, इस कहानी का अगर आपने वॉल्यूम 1 नहीं देखा हो तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के वॉल्यूम 2 की ओर। दोस्तों, उस शाम जब काम से छुट्टी हुई तो हमेशा की तरह मैं निक्कू भैया की चाय की दुकान पर बैठ गया। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि मेरी नज़र मनोज भाई पर पड़ी। वैसे तो मेरी कभी मनोज भाई से दुआ सलाम नहीं हुआ था, पर पता नहीं क्यों मैं जब भी उन्हें देखता तो वो हमेशा उदासी नजर आते, मानो उन्हें कोई बात अंदर से खाई जा रही हो। मनोज भाई किसी से बात भी नहीं करते थे, जिस वजह से मैं भी चाहकर भी बात नहीं कर पाया। अभी मैं मनोज भाई की तरफ ही देख रहा था कि तभी मनोज भाई अचानक ही चाय पीते पीते नीचे गिर पड़े। मैं फौरन ही उठा और मनोज भाई को सहारा देते उठाया। अभी मैंने मनोज भाई को उठाया ही था कि मैंने नोटिस किया कि मनोज भाई बेसुध हैं, जिस वजह से मैं और निक्कू भैया मनोज भाई को वहीं के नजदीकी दवाखाना ले गए। डॉक्टर ने मनोज भाई को देखते ही कह दिया कि ये तो बहुत कमजोर हैं, पानी चढ़ाना होगा। मनोज भैया के होश में आते ही उन्हें पानी चढ़ना शुरू हुआ। उस रात मनोज भाई को तकरीबन 3 बोतल पानी चढ़ा। फिर मैं मनोज भाई को अपने साथ ले आया। वैसे तो मनोज भाई मेरे साथ आने को तैयार नहीं थे, पर मेरी जिद के आगे उनकी एक ना चली और मनोज भाई को मेरे साथ आना ही पड़ा। फिर अगले कुछ दिन मनोज भाई मेरे साथ ही रहे और इस दौरान हम दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई। पर अभी भी मनोज भाई हमेशा की तरह गुमसुम ही रहते थे। और जब एक शाम जब मैंने मनोज भाई से पूछा, आप हमेशा ऐसे गुमसुम क्यों रहते हो भैया? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हमेशा आपको घेरे रहती है? जिस पर मनोज भाई ने मेरी बात को टालने की कोशिश की, पर जब मैंने जोर दिया तो उन्होंने जो बताया वो सुनकर तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दरअसल उन्होंने बताया कि आज से तकरीबन 7 महीने पहले एक कब्रिस्तान के मालिक ने उन्हें 1 लाख रुपए महीने का झांसा देकर मनोज भाई को एक ऐसे काम के लिए राजी कर लिया, जिसमें उन्हें कब्रिस्तान के दक्षिण हिस्से में बनी झोपड़ी में मनोज भाई को एक मुर्दे को पानी पिलाकर उसके कान में कहना था, सोते रहो। और जिस काम को मनोज भाई ने बीच में ही छोड़ दिया, जिसके चलते इसका खामियाजा मनोज भाई के घर वालों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। और इसी के चलते मनोज भाई एक जिंदा लाश बन गए थे। मुझे मनोज भाई के लिए दुख तो बहुत हो रहा था, पर साथ ही मेरे दिमाग में उस कब्रिस्तान की 1 लाख वाली नौकरी की बात ने मेरे मन को घर कर लिया था। अब मुझे ये जानना था कि आखिर वो कब्रिस्तान के मालिक की क्या मंशा थी उस काम के पीछे, और वो मुर्दा कौन था जिसमें जान लौट रही थी। अभी मैं इन सब सवालों में उलझा ही हुआ था कि तभी मनोज भाई वहां से चले गए। मनोज भाई के जाने के बाद मैं ये सोचने लगा कि काश 1 लाख रुपए वाली नौकरी मेरी लग जाती तो मजा ही आ जाता। अगर मनोज भाई थोड़ा और हिम्मत दिखाते और किसी तरह 3 महीने पूरा कर लेते तो आज किसी राजा की जिंदगी बसर कर रहे होते। खैर, फिर जब मैं अगले दिन मनोज भाई से मिला तो मैंने बातों ही बातों में मनोज भाई से और उस कब्रिस्तान के मालिक के बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश की, पर कुछ खास जानकारी हाथ नहीं लगी। पर मैंने कोशिश जारी रखी। मुझे जब भी मौका मिलता तो मैं बड़ी ही चालाकी से मनोज भाई से बातें निकालने की कोशिश करता, पर शायद मनोज भाई ने मेरे इरादों को भांप लिया था, जिस वजह से उनसे मतलब की जानकारी बीते वक्त के साथ निकलवा पाना नामुमकिन सा हो गया। और एक वक्त के बाद मैंने भी हार मान ली, पर मेरे दिलो दिमाग से अभी भी वो 1 लाख वाली बात पूरी तरह से निकली नहीं थी। और एक रोज जब मैं संसा जा रहा था तो बस स्टॉप पर मेरी मुलाकात मनोज भाई से हुई, जिनके साथ कोई था। और जब थोड़ी बातचीत हुई तो पता चला कि वो दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि मनोज भाई के विजेंद्र काका हैं, जिन्हें संसा से ट्रेन पकड़नी थी। और मैं भी अपनी बाइक से संसा ही जा रहा था। लिहाजा मैंने मनोज भाई से कहा, मनोज भाई, मैं संसा ही जा रहा हूँ, आप कहो तो मैं काका जी को स्टेशन छोड़ देता हूँ। वैसे भी आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है और बस का भी कुछ पता नहीं है कब तक आएगी। मेरी बात सुनने के बाद मनोज भाई ने कहा, ठीक है जुगल, तुम काका को स्टेशन छोड़ दो। और मनोज भाई के इतना कहते ही मैंने विजेंद्र काका को अपनी बाइक पर बैठाया और संसा स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। पूरे रास्ते काका जी से बातचीत होती रही, और जब काका जी अचानक ही भावुक हो उठे तो उनके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिसे सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। दरअसल जब काका जी ने कहा कि अगर मैंने उस रोज मनोज को अपने साथ कब्रिस्तान के उस काम में नहीं लगाया होता तो आज मनोज का परिवार जिंदा होता। मैं अपने मालिक के इरादे को भांप नहीं पाया और मनोज को तबाह कर बैठा। और जब इस पर मैंने काका जी से तफसील से सारा माजरा पूछा तो उन्होंने हर एक बात बता दी जो मैं जानना चाहता था। इसी बीच हम संसा स्टेशन भी पहुंच गए और मैंने उन्हें 7 बजे वाली ट्रेन से घर के लिए रवाना कर दिया।
काका जी को छोड़ने के बाद अब मुझे उस कब्रिस्तान के मालिक तक पहुंचना था, जो कि रामनगर की कचहरी के पास बंगला नंबर 9 में रहता था। मुझे ये तो पता था कि उस कब्रिस्तान के मालिक से सीधे सीधे 1 लाख वाली नौकरी की बात नहीं कर सकते। मुझे कोई ना कोई तो तिगड़मबाजी लगानी ही पड़ेगी। और कुछ दिन अच्छे से सोच लेने के बाद मैं रामनगर शिफ्ट हो गया और उस कब्रिस्तान के मालिक पर नजर रखने लगा। हफ्ता भर नजर रखने के बाद मैंने नोटिस किया कि वो पूरे दिन में एक बार ही बंगले से बाहर निकलता है, वो भी अपनी काली स्कॉर्पियो में, जिसे उसका ड्राइवर अखिल चलाता है। फिर जब मैंने अखिल के बारे में पता लगाया तो मालूम चला कि वो हर रात 10 बजे ठेके पर दारू पीने जाता है। फिर क्या था, मैंने वहीं दारू के ठेके पर अखिल से धीरे धीरे दोस्ती कर ली। और जब एक दिन मैंने अखिल से कहा, भाई अखिल, मेरा काम छूट गया यार, अगर कोई काम हो तो बताना। जिस पर अखिल बोला, अरे बस इतनी सी बात, कल ही मैं अपने मालिक से बात करके तुम्हारी नौकरी पक्की करवाता हूँ। फिर अगले दिन मुझे अखिल का कॉल आया और उसने बताया कि उसने अपने मालिक से बात कर ली है और मुझे शाम को ऑफिस बुलाया है। ये जानते मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। मेरा पहला दांव कामयाब रहा। फिर जब शाम को मैं अखिल के मालिक से मिलने उनके ऑफिस पहुंचा तो अखिल ने अपने मालिक से मिलवाते हुए कहा, ये जुगल है, मेरे गाँव का दोस्त, मैंने इसी के बारे में आपसे बात की थी। जिस पर मालिक ने कहा, ठीक है, इसे जमील से मिलवा दो, वो देख लेगा। और ये बोलकर मालिक वहां से चले गए और वहीं अखिल मेरे को लेकर जमील के पास पहुंचा। फिर जमील से बात करने पर जमील ने कहा, अभी तो कोई काम नहीं है, पर मालिक ने कहा है तो कल से काम पर आ जाना। फिर जब मैंने तनख्वाह की बात की तो जमील ने कहा कि अभी तो फिलहाल के लिए 9,000 रुपये मिलेंगे, फिर जब काम तय हो जाएगा तो काम के हिसाब से तनख्वाह फिक्स कर देंगे। पैसों की बात करने के बाद मैं ऑफिस से निकला और घर पहुंचने के बाद मैं अगले दिन की तैयारी में जुट गया। फिर जब मैं सुबह ऑफिस पहुंचा तो सबसे पहले मैं जमील से मिला। जमील ने मेरे को देखते कहा, तुम आराम से बैठो, अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और ये बोलकर जमील चला गया और वहीं मैं ऑफिस के एक कोने में कुर्सी लगाकर चुपचाप से बैठ गया। पहले रोज तो मैं कुर्सी से ही चिपका रहा, हालांकि जमील ने बीच बीच में आकर हालचाल भी पूछा, पर कोई काम नहीं दिया। फिर शाम के तकरीबन 7 बजे जमील ने कहा, तुम्हारी छुट्टी हो गई है, अब घर जाओ, कल वक्त पर आ जाना। इसके बाद मैं घर चला आया और फिर यही सिलसिला चलता रहा। मैं रोज सुबह ऑफिस पहुंचकर उस कुर्सी पर बैठ जाता और फिर शाम के तकरीबन 7 बजे घर लौट आता। अब करीबन 1 महीना होने को चला था, पर मेरा प्लान पहले ही पड़ाव पर थमसा गया था। वैसे तो मैंने हर मुमकिन कोशिश की मालिक के नजरों में आने की, पर मेरी दाल नहीं गली। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी मैं और इंतजार करूं सही वक्त आने का या फिर वापस लौट जाऊं। इसी कसम में 1 महीना भी पूरा हो गया और मुझे पहली तनख्वाह जो कि 9,000 थी वो मिल गई। पर मैं तो 1 लाख महीने की सोच कर आया था, पर मेरे हाथ सिर्फ 9,000 ही लगे थे, जिससे मैं बहुत ही निराश हो चुका था। और जब दूसरा महीना भी ऐसे ही गुजर गया तो मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया और मैंने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया। और जब मैं उस शाम ऑफिस से घर लौटा तो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अपने पुराने ठिकाने की तरफ निकल पड़ा। अभी मैं बस स्टॉप पर बैठा अपने बस के आने का वेट ही कर रहा था कि तभी जमील का फोन आ गया। जमील ने फोन पर कहा, जुगल, तुम मुझे अभी लाल चौक पर मिलो, कुछ जरूरी बात करनी है। जमील के ये कहते ही पता नहीं क्यों मेरी उम्मीद एक बार फिर से जाग गई और मैंने फौरन ही जवाब देते हुए कहा, ठीक है जमील, मैं अभी लाल चौक पर पहुंचता हूँ। मैंने फौरन ही अपना सामान वहीं बस स्टैंड के ढाबे वाले के पास रखते हुए ढाबे वाले से बोला, भैया मैं कुछ देर के लिए अपना सामान छोड़ के जा रहा हूँ, जरा ख्याल रखना। चूंकि ढाबे वाले से मेरी जान पहचान थी तो उसने मना नहीं किया और ढाबे पर सामान रखने के बाद मैं निकल पड़ा लाल चौक की तरफ जमील भाई से मिलने। फिर जब मैं लाल चौक पहुंचा तो जमील भाई पहले से वहां पर पहुंचे हुए थे। मेरे आते ही जमील भाई मुझे एक चाबी देते हुए बोले, ये मालिक के पुराने हवेली की तहखाने की चाबी है, तुम्हें उस तहखाने के संदूक से एक चमकीला पन्ना लेकर आना है, पर ध्यान रहे जिस दरवाजे से तुम उस तहखाने में दाखिल होगे उस दरवाजे से बाहर मत आना। और ये बोलकर जमील भाई ने मुझे उस हवेली तक पहुंचने का रास्ता बताया और फिर वो वहां से चले गए। जमील भाई के जाने के बाद मैं ये सोचने लगा कि अब ये भला कौन सा काम मिल गया। फिर कुछ सोचने के बाद मैं हवेली की तरफ निकल गया और जब मैं उस हवेली पर पहुंचा तो मैंने पाया कि वो हवेली जर्जर हालत में है। यहाँ तक कि उस हवेली की ऊपरी 2 मंजिलें ढह चुकी थी और जंगली बेल पौधों ने उस हवेली के ज्यादातर हिस्सों को अपने कब्जे में कर चुकी थी। फिर जब मैं उस हवेली में दाखिल हुआ तो अंदर एक ऐसा रास्ता था जो हवेली के नीचे की तरफ जा रहा था। शायद ये रास्ता उस तहखाने की तरफ जा रहा था। फिर जब मैं उस रास्ते से होते हुए उस तहखाने तक पहुंचा
तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि उस तहखाने में पहले से ही बहुत से लोग मौजूद हैं, जिनमें से काफी लोग मुर्दों की तरह लेटे हुए थे और जो कुछ लोग जिंदा थे वो थोड़ा बहुत हिलडुल रहे थे। उनकी भी हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। फिर जब मेरी नज़र वहां बिखरी चाबी पर पड़ी तो मैं थोड़ा सदमे में आ गया, क्योंकि जो चाबियां वहां बिखरी पड़ी थी ठीक वैसे ही एक चाबी मेरे पास भी थी। मतलब कि जमील ने ही इन सब लोगों को यहाँ पर भेजा था, पर इनमें से कोई वापस नहीं लौट पाया। अभी मैं उन सब लोगों को ही देख रहा था कि तभी मेरी नज़र उस बड़े से संदूक पर पड़ी जो हवा में तैर रही थी। और जब मैं उस संदूक के पास पहुंचा तो मैंने अपनी चाबी निकाली और उस संदूक को खोलने के लिए मैं वो चाबी उस संदूक पर लटके ताले में लगाने ही वाला था कि तभी वहां अधमरे लोगों में से एक ने मुझे इशारा करते हुए कहा, संदूक मत खोलो। उस आदमी का इशारा समझते ही मैं रुक गया और उस आदमी के करीब जाकर बोला, आपको जमील ने यहाँ पर भेजा था क्या? जिस पर उसने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर कुछ देर के बाद बोला, संदूक खोलने से पहले यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोज लो। एक बार संदूक खुला तो सिर्फ 3 मिनट तक ही तुम्हारा शरीर ठीक से काम करेगा, उसके बाद तुम्हारी हालत हम जैसी हो जाएगी। उस आदमी की बात सुनने और समझने के बाद मैंने सबसे पहले इस तहखाने से बाहर निकलने वाला रास्ता खोजने का फैसला किया। मुझे जमील की वो बात याद थी कि उस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते जिस दरवाजे से अंदर आए हैं, और इस तहखाने में भी कुछ ऐसा नहीं था जिससे बाहर निकला जा सके। सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था जिससे होते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा था। मतलब कि इस तहखाने से तो नहीं, पर इस हवेली में कहीं वो रास्ता था जिससे बाहर निकला जा सकता था। मैं फौरन ही उस तहखाने से बाहर निकलकर हवेली के उस दरवाजे पर आया जिस समय इस हवेली में दाखिल हुआ था। हवेली में चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद मैंने पाया कि वहां कोई दूसरा दरवाजा नहीं है, और तो और ऊपरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियां भी बुरी तरह से ढही हुई हैं। मतलब कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद मेरा ध्यान उस इकलौते दरवाजे पर गया जिससे मैं अंदर आया था। मुझे लगा कि क्यों ना एक बार देख लूं कि आखिर इसी दरवाजे से जाने से क्या होता है, और ये सोचकर मैं उस दरवाजे से बाहर निकला। उस दरवाजे से बाहर आने पर मैंने पाया कि सब कुछ नॉर्मल ही है। मतलब कि जमील ने जानबूझकर इस दरवाजे से बाहर निकलने से मना किया था। ये समझते हैं कि यही बाहर जाने का रास्ता है, मैं फौरन ही उस तहखाने में पहुंचा जहां वो संदूक अभी भी हवा में तैर रहा था। वैसे तो मुझे घबराहट हो रही थी, पर मैं किसी तरह अपना जिगरा मजबूत किए हुए था, और जैसे ही मैंने उस संदूक पर लटके ताले को खोला तो वैसे ही संदूक धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। संदूक के जमीन पर गिरते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कुछ बहुत ही भारी भरकम चीज आ पड़ी हो। अब मैं सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और जब मैंने किसी तरह उस संदूक को खोला तो मैंने देखा कि वो संदूक अंदर से बहुत गहरी है, मानो वो कोई संदूक नहीं बल्कि कोई सुरंग हो। अभी मैं उस संदूक में झांक ही रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा पूरा बदन अब सुनने यानी बेजान पड़ने लगा है। अब जहां एक और मेरा शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ रहा था, तो वहीं मैं किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश में लगा था। पर इससे पहले मैं वहां से निकल पाता कि अचानक ही वहां मुर्दा पड़े लोगों के शरीर में फिर से जान लौट आई। पर उनकी सफेद पड़ी आंखों और मुंह से निकलते लार्वा से ये साफ था कि ये इंसान नहीं है। मैं अपने आप को जमीन पर घसीटते हुए थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उन सब मुर्दों ने मुझे दबोच लिया और मेरे को किसी पुतले की तरह जमीन पर खींचने लगे। कुछ ही देर में मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि अब मुझे दर्द का भी एहसास नहीं हो रहा था। भगवान की नेमत से मेरी सांस अभी भी चल रही थी, पर मुझे पता था कि अगले चंद मिनटों में मेरी सांसें भी मेरा साथ छोड़ जाएंगी कि तभी उन मुर्दों ने मुझे इतनी जोर से उछाला कि मैं उस संदूक के पास जा गिरा। उस वक्त ना जाने मुझे क्या सूझा कि मैं उन मुर्दों से बचने के लिए उस संदूक में ही कूद गया। उस संदूक में कूदने के बाद जब मैं उस संदूक के तली पर गिरा तो मुझे एक जोरदार झटका लगा, और उस जोरदार झटके के साथ मेरी आंखें बंद हो गई। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि सामने जमील खड़ा हंस रहा है। जमील को हंसता देख मैं उस पर चीखते हुए बोला, तुमने जानबूझकर मुझे मरने के लिए उस हवेली में भेज दिया था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अभी मैं जमीन पर बरस ही रहा था कि तभी मालिक वहां पर आ पहुंचे और मेरे सामने नोट से भरा हुआ बैग रखते हुए बोले, ये 10 लाख रुपए हैं, और हाँ, हमने जानबूझकर तुम्हें उस हवेली में भेजा था, पर तुमसे पहले भी हमने 762 लोगों को उस हवेली में भेजा था, पर उनमें से कोई नहीं लौटा। तुम एक इकलौते हो जो उस हवेली से बाहर आए हो, क्योंकि तुम्हारी तकदीर बुलंद है, और मुझे एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो किस्मत का धनी हो। अभी तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, पहला ये कि ये नोटों से भरा बैग लेकर चुपचाप चले जाओ, या फिर अपनी किस्मत का इस्तेमाल करके 9 दिनों में करोड़ के मालिक बन जाओ।
इतना बोलने के बाद मालिक वहां से चले गए और मालिक के जाने के बाद जमील बोला, कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छे से सोच लेना, क्योंकि जो काम अब तुम्हें मालिक देंगे वो इससे कहीं ज्यादा खौफनाक और दर्दनाक होगा। यह बोलकर जमील भी वहां से चला गया और मैं उस कमरे में बैठा सामने रखे पैसों को घूरने लगा और ये सोचने लगा कि क्या करूं। फिर अगले दिन जमील आया तो मैंने जमील से कहा, जमील भाई मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पर जमील भाई ने कहा, ये पैसे लो और कुछ दिन अच्छे से खाओ पियो और जब दिमाग सोचने के काबिल हो जाए तो फैसला ले लेना। जमील भाई के कहने पर मैं वहां से वो 10 लाख रुपए लेकर अपने गांव चला आया। घर पहुंचने के बाद मैं उन 10 लाख रुपए में ऐसे खोया कि मुझे फिर किसी बात की फिक्र ही नहीं रही और बीतते वक्त के साथ वो ढेर सारे पैसे भी कम होते गए। पर अब तक पैसों की गर्मी मेरे सर चढ़ चुकी थी और मुझे फिजूल के खर्चों की इतनी बुरी लत लग गई थी कि कब मैंने वो 10 लाख रुपए खर्च कर दिए पता ही नहीं चला। और जब मुझे इस बात का पता चला तो तब तक मेरे पास हजारों का कर्जा हो चुका था, पर अभी भी मेरी अकल ठिकाने नहीं आई थी। मैं इस खुशफहमी में था कि जब चाहूं लाखों छाप सकता हूं और इसी तहस में आकर मैंने वो फैसला ले लिया जो मुझे नहीं लेना चाहिए था। मैं वापस से लौटा और जमील से जाकर मिला। जमील मेरे को देखते ही समझ गया कि मेरा फैसला क्या है, जिस वजह से उसने मुझे रात के 11 बजे ऑफिस मिलने के लिए बुलाया। और जब मैं ठीक 11 बजे ऑफिस पहुंचा तो मालिक ने देखते ही कहा, जुगल मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। फिर जब मालिक ने आगे उस 9 दिनों के काम के बारे में बताया तो मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि मनोज भाई को जो कब्रिस्तान का काम मिला था अब वो काम एक दूसरे लेवल पर ही पहुंच गया था। सारे नियम और कायदे बदल चुके थे। मुझे अगले 9 दिनों तक मौत से 2-2 हाथ करने थे, पर यह काम मेरे अकेले के बस का नहीं था। और जब मैंने ये बात मालिक से कही तो मालिक ने कहा, ठीक है तुम अपने साथ 2 और बंदों को रख सकते हो, पर उन्हें कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। मालिक के हामी के बाद अब बारी थी ऐसे 2 बंदों को ढूंढने की जो मजबूत जिगरे वाले हों और इस काम में मेरा साथ दे सकें। कुछ दिनों के छानबीन के बाद मेरी मुलाकात किशोर जी से हुई, जो हॉस्पिटल पोस्टमार्टम विभाग में काम करता था। फिर जब बातों ही बातों में मैंने किशोर जी से अपने मतलब की बात की तो किशोर बिना सोचे ही काम करने को राजी हो गया और किशोरी एक और बंदे को ले आया। सारी तैयारी के बाद हम तीनों मालिक के पास पहुंचे, जहां से मालिक ने हम तीनों को अपनी काली स्कॉर्पियो से सिरोंची के वीरान पड़े एक कब्रिस्तान में भेज दिया। सिरोंची का ये कब्रिस्तान जन आबादी से कोसों दूर एकांत में था, जहां किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी। हवा में घुली नमी एक अजीब सी ठंड का एहसास करा रही थी। खैर इन सब बातों को दरकिनार करते हुए हम तीनों बढ़े उस कब्रिस्तान के दक्षिण भाग की तरफ, जहां वो मुर्दा हमारे इंतजार में सो रहा था और हमें भी अगले 9 दिन तक उस मुर्दे के साथ ही रहना था। बदले नियम कायदों के अनुसार अब 9 दिनों तक हमें उस मुर्दे के साथ उस झोंपड़ी में रहना था और हर रात ठीक 2 बजे उस मुर्दे को उस मर्तबान का खाना उसके सामने परोसना था, जिसे हमने उस झोंपड़ी की जमीन से 5 फीट खोद कर निकालना था। ऊपर से ये भी ध्यान रखना था कि उस मर्तबान के खाने की महक से बचे रहें, साथ ही उस खाने को भूल से भी हाथ न लगाएं। और जब वो मुर्दा खाने उठे तो उसी खोदे हुए गड्ढे में बिना कोई आवाज किए बैठे रहना है जब तक कि मुर्दा वापस से सो न जाए। और मुर्दे के सोने के बाद फिर से अगले मर्तबान के लिए 5 मिनट की खुदाई शुरू कर देना है। खैर जब हम तीनों उस कब्रिस्तान की उस झोंपड़ी के पास पहुंचे तो हमें ये बात पता नहीं था कि हम तीनों ही इस झोंपड़ी से बाहर आएंगे या फिर हम में से कोई नहीं। और जब हम तीनों उस झोंपड़ी में दाखिल हुए तो सबसे पहले हमारी नजर उस मुर्दे पर पड़ी, जो किसी जीते जाते इंसान की तरह एक कोने में बैठा हुआ था। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुर्दा अभी बोल पड़ेगा। झोपड़ी के अंदर आने के फौरन बाद ही हम तीनों ने बिना वक्त जाया किए गड्ढा खोदने का काम शुरू किया। पहले तो हमें लगा कि हम 3 जने आधे से 1 घंटे में ही 5 फीट गड्ढा खोद डालेंगे, पर जमीन थोड़ी सख्त थी, जिस वजह से हम तीनों जल्दी ही थक के चूर हो गए। पर हमारे पास वक्त बहुत कम था, क्योंकि रात के 12:30 बज चुके थे और अभी तक हम तीनों मिलकर सिर्फ 3 फीट जमीन ही खोद पाए थे। मतलब कि उस पहले मर्तबान तक पहुंचने में अभी भी 2 फीट और खोदना बाकी था, वो भी 2 बजने से पहले पहले। वक्त हमारे हाथ से निकलता जा रहा था और हम तीनों ने अपना पूरा दमखम खुदाई में झोंक रखा था। जब किशोर का फावड़ा किसी बेहद चीज से टकराया तो किशोर ने चीखते कहा, जुगल भाई मुर्दे का खाना मिल गया। फिर हम तीनों ने उस मर्तबान को बाहर निकाला। मर्तबान को बरामद करने के बाद अब बारी थी इस मर्तबान को उस मुर्दे के सामने रखने की, लेकिन उससे पहले हम तीनों को अपनी अपनी नाक बंद करनी थी
ताकि जब मर्तबान का ढक्कन खुले तो हमें किसी महक का पता न चले। अपने अपनी नाकों को अच्छे से ढकने के बाद मैं उस मर्तबान को लेकर उस गड्ढे से बाहर निकला और उस मुर्दे के आगे उस मर्तबान को रखकर उसका ढक्कन खोल दिया। और ढक्कन खोलते ही मैं फौरन ही उसी गड्ढे में चला आया और हम तीनों चुप करके बैठ गए। अभी हम तीनों अपनी सांसें रोके उस गड्ढे में बैठे ही थे कि तभी उस मुर्दे की अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ पढ़ रहा है। इस दौरान हमारे दिल की धड़कन भी एकदम से तेज हो गई, जिसके चलते एक बेचैनी सी होने लगी। फिर जब उस मुर्दे का बड़बड़ाना बंद हुआ तो उसके दांतों की कटकटाने की आवाज आने लगी, जो हम में से कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जहां मैं अपने कानों को अपने हाथ से बंद किए था तो वहीं किशोर के कानों से खून आने लगा था। उस वक्त हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, लिहाजा हम तीनों किसी तरह वो तीखी आवाज बर्दाश्त करते रहे। और जब वो आवाज आनी बंद हुई तब जाकर हम तीनों को थोड़ी राहत मिली। वहां पहले जैसी खामोशी होते ही हम समझ गए कि वो मुर्दा अपना खाना खत्म करके फिर गहरी नींद में डूब गया है। और वहीं हम तीनों भी अब बेजान पड़ने लगे थे। शारीरिक और मानसिक थकावट ने हमें इस कदर कमजोर कर दिया था कि हम तीनों कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। और जब मेरी आंखें खुली तो काफी वक्त गुजर चुका था। किशोर और सतीश अभी भी नींद में ही थे। मैंने फौरन ही उन दोनों को जगाया और अगले मर्तबान के लिए खुदाई चालू करने को कहा। और फिर कुछ देर के बाद हम तीनों ने फिर से खुदाई चालू कर दी और अगले 3 घंटों में हमने वो दूसरा मर्तबान भी खोद निकाला, वो भी वक्त से बहुत पहले, जिस वजह से हमें काफी वक्त मिल गया था आराम करने के लिए। और जब रात के 2 बजे तो मैं ठीक पिछली रात की तरह अपने नाक को ढके उस मर्तबान को उस मुर्दे के सामने रखा और उसका ढक्कन खोलकर वापस उसी गड्ढे में आकर चुप करके बैठ गया। और फिर यही सिलसिला चलता रहा और अगले 3 दिनों में हमने आधे से ज्यादा काम बिना किसी बड़ी परेशानी के पूरे कर 5 मर्तबान उस मुर्दे के आगे परोस चुके थे। साथ ही अब हम तीनों को ऐसा लगने लगा था अगले 4 मर्तबान भी ऐसे ही बिना किसी दिक्कत परेशानी के हम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। पर असल मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। अब तक हम 25 फीट गहरे गड्ढे में थे और 9वें मर्तबान तक पहुंचने पर यह गहराई 45 फीट हो जाती। पहले तो हम अपने प्लान के हिसाब से सही चल रहे थे और जब हमने 6ठे मर्तबान को खोद कर निकाला तो इस बार सतीश की बारी थी उस मर्तबान को उस मुर्दे के पास पहुंचाने की। और जब सतीश उस मर्तबान को लेकर ऊपर उस मुर्दे के पास पहुंचा तो हमें कुछ जोर से गिरने की आवाज आई और ठीक उस आवाज के बाद किशोर की चीखने की आवाज आने लगी। सतीश लगातार हम दोनों का नाम लेते हुए कहे जा रहा था, जुगर भाई मुझे बचा लो इस मुर्दे से, ये मुझे मार डालेगा। पर मैं और किशोर सतीश की दर्दनाक चीख सुनने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते थे। जहां सतीश दर्द से छटपटाते हुए मदद की गुहार लगा रहा था तो वहीं मैं और किशोर उस गहरे गड्ढे में दुबके हुए बैठे रहे। और जब ऊपर से सतीश का एक बाजू नीचे हमारे बगल में आके गिरा तो किशोर की भी चीख निकल गई। अपने सामने सतीश के बाजू को फड़फड़ाते देख मेरा भी कलेजा मुंह को आ गया था। डर किस बला का नाम है आज मुझे एहसास हो रहा था। खून से लथपथ सतीश की बाजू को देखकर किशोर उल्टी करने लगा और देखते ही देखते किशोर उल्टी करते करते ही बेहोश हो गया। और तभी सतीश की एक आखिरी चीख सुनाई पड़ी। उसके बाद गहरी खामोशी के साथ मातम पसर गया और उस मातम के साथ अब मेरी भी हिम्मत टूट गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। किशोर की सांसें चल रही थी पर वो होश में नहीं था और शायद सतीश उस मुर्दे के भेंट चढ़ चुका था। फिर जब घंटों बाद किशोर को होश आया तो मेरी जान में जान आई। किशोर होश में आते ही बोला, जुगल भाई छोड़ो ये काम, चलो निकलो यहाँ से। जिस पर मैंने किशोर को याद दिलाते हुए कहा, किशोर भाई तुम भूल गए क्या, नियम के अनुसार हम काम खत्म किए बिना यहाँ से चाहकर भी नहीं निकल सकते। पर अब किशोर भाई के सर पर डर इस कदर हावी हो चुका था कि मेरे लाख समझाने के बाद भी वो नहीं माने और उसी वक्त काम को अधूरा छोड़कर उस गड्ढे से बाहर निकल गए। गड्ढे से बाहर निकलने के बाद किशोर भाई ने मुझे आवाज देते बोला, जुगल भाई मेरी बात मान लो, चलो मेरे साथ। पर इस पर मैंने किशोर भाई को कोई जवाब ही नहीं दिया और फिर उस झोपड़ी के दरवाजे के खुलने की आवाज आई, जिससे साफ हो गया कि किशोर भाई जा चुके हैं। किशोर भाई के जाने के बाद अब मैं उस मुर्दे के साथ उस झोपड़ी में अकेला रह गया था। अब मेरे लिए इस काम को अंजाम देना नामुमकिन सा हो गया था, पर इस काम को तो पूरा हर हाल में करना ही था। भले ही मैं अकेला रह गया था पर अब सिर्फ 3 दिनों की बात थी। मैंने बिना वक्त गवाए 7वें मर्तबान के लिए खुदाई शुरू कर दी और जब घंटों पसीना बहाने के बाद वो 7वां मर्तबान बाहर निकला तो मैंने देखा कि इस बार जो मर्तबान निकला था उस पर कोई ढक्कन नहीं लगा था। और जब मैंने उस मर्तबान के अंदर देखा तो मेरा दिल डर से कांप उठा।
दरअसल उस मर्तबान में किशोर के कटे हुए हाथ पैर और उसका सिर था। मतलब कि उस दरवाजे से बाहर जाना एक गलत फैसला था। किशोर को उस मर्तबान में टुकड़ों में देखकर अब मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कुछ करने की। मैं कुछ देर के लिए चुपचाप बैठ गया और मनोज भाई की बात याद करने लगा, जिससे मुझे याद आया कि मनोज भाई ने जब इस काम को करने से इनकार किया था तो मालिक ने मनोज भाई को इसी मुर्दे से वही बात कहने को कही थी और मनोज भाई ने वैसा ही किया था, जिस वजह से आज भी वो जिंदा है। ये याद आने के बाद मैं भी ये सोचने लगा कि मैं भी मनोज भाई की तरह अगर मुर्दे के कान में जाकर बोल दूं कि मैं ये काम छोड़ रहा हूं तो शायद मेरी बात बन जाए। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि ऊपर से उस मुर्दे की आवाज आने लगी और उस आवाज से साफ था कि अगर मैं ऊपर गया तो मेरे हाथ पैर भी सतीश की तरह मेरे शरीर से अलग हो जाएंगे। लिहाजन मैंने मनोज भाई वाला आइडिया ड्रॉप कर दिया और फिर कुछ देर सोचने के बाद एक और आइडिया आया और मैंने फिर से खोदना शुरू किया, पर इस बार नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ जाने के लिए। तकरीबन 4 दिनों तक मैं जमीन खोदता रहा और जब मैं सुरंग खोदते हुए वापस सतह पर आया तो मैं सिरोची के उस कब्रिस्तान के किसी दूसरे हिस्से से बाहर आया। सुबह की रोशनी देखकर मुझे एक नई जिंदगी मिल गई। उसके बाद मैं वापस अपने गांव लौट आया, पर बीतते वक्त के साथ मेरी तबीयत बद से बदतर होती चली गई। आज मेरी हालत ठीक उस रहस्यमय झोपड़ी वाले मुर्दे की तरह हो गई है जो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। मनोज भाई की बात ना मानकर मैंने जोश जोश में जो मूर्खों वाला फैसला लिया था उसका यही अंजाम होना था। मुझे ये तो पता नहीं कि अब मैं कितने दिन और जीऊंगा, पर आपको ये बता दूं कि अगर आपको कोई ऐसा काम बोले तो भूलकर भी मत करना, नहीं तो आपकी भी हालत मेरी ही तरह हो सकती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।